नमस्कार मित्रों, जेपी सिंह, दतिया मध्य प्रदेश से। ये आज आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। और बहुत लोगों को डाउट रहता है, कुछ लोग ऐसे बायोफ्लॉक को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं कि अरे इसमें तो बहुत लाभ है और ऐसा है वैसा है, तमाम तो बोलते क्लियरिटी नहीं बताते। तो उसमें फंसकर कुछ लोग आके पहले ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिर टैंक लगा लेते हैं, फिर अपना नुकसान करते हैं, फिर जाकर उन्हें इसकी हकीकत पता चलती है। तो ऐसा नहीं है कि बायोफ्लॉक में नुकसान होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि तालाब कल्चर में होता है नुकसान। हर चीज़ अपनी जगह पर है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कल्चर क्या होता है, तालाब कल्चर क्या होता है, बायोफ्लॉक क्या होता है, आरएएस क्या होता है, केज कल्चर क्या होता है, रेजबे क्या होता है। मैंने हर चीज़ पर स्टडी कर रखी है। और 2017 में मैं नेपाल भी गया था। नेपाल में मैंने देखा कुछ लोग वहाँ पर कुछ झरने हैं, फॉल्स वगैरह हैं जो 12 महीने चलते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने सीमेंट के स्ट्रक्चर उनके साइड में बना रखे हैं, उस पर चैम्बर बना रखे हैं। वो जब चाहे उसमें पानी डाल देते हैं और वो पानी एक टैंक में फिर और दूसरे टैंक में फिर लास्ट में जाके उसी में मिक्स हो जाता है। ये मैं देखने गया था उधर 2017 में, देख के आया था। तभी हमारा ये फार्म भी तैयार हो चुका था। तो मैंने कई तरह के देखे। मैंने आरएएस भी किया छोटे स्तर पर, मैंने तालाब कल्चर भी किया, मैंने केज कल्चर भी जाके देखा महाराष्ट्र में, गुजरात में। सब कुछ देखने के बाद फिर हमने बायोफ्लॉक भी किया। बायोफ्लॉक किन के लिए है, आरएएस किन के लिए है, केज कल्चर किन के लिए है, तालाब कैसा है, ये सब मैं आज आपको क्लियर बता दूंगा ताकि आप फैसला कर पाएँ आपको कौन सा कल्चर करना है। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तालाब कल्चर उनके लिए है जिनके पास ज़मीन पर्याप्त है, जिनके पास पानी पर्याप्त है। ओके, उनके पास ऐसी ज़मीन है जो पानी को सोखती नहीं है, उसमें पानी ठहरता हो। क्योंकि हमारे पास राजस्थान, हरियाणा वगैरह से बहुत लोग ट्रेनिंग करने आए, तो वो लोग तालाब कल्चर करना तो वो चाह रहे थे, लेकिन उनकी ज़मीन में पानी भरी है और वो सूख जाता है और 12 महीने पानी उसमें चाहिए। कभी कभी आपका तालाब का पानी एक्सचेंज भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो जिनके पास पानी पर्याप्त है, ज़मीन पर्याप्त है, वो पॉन्ड कल्चर की तरफ जाएं। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, क्लियर, झूठ का काम नहीं। बायोफ्लॉक को हमने रखा है सेकंड नंबर पर। बायोफ्लॉक में बायोफ्लॉक उनके लिए है, पहले किन के लिए है ये समझिए। बायोफ्लॉक उनके लिए है जिनके पास पानी कम है और ज़मीन कम है, उनके लिए क्या है बायोफ्लॉक। और जिनके पास पानी तो ज़्यादा है, ज़मीन कम है, उनके लिए है आरएएस, राज जिसको बोलते हैं, रिसाइकिल एक्वाकल्चर सिस्टम। और जिनके पास ना पानी है ना ज़मीन है, उनके लिए है केज कल्चर। जो सरकारी डैम वगैरह में आपको पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है, डैम का 1% तक आप उसमें यूज कर सकते हो। उसमें केज डालें, केज मतलब पिंजरा, उसमें केज डालिए, उसमें मछली का सीड डाल दो। आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीड डाल दो, आप उसमें फीड डालते रहोगे, गंदगी नीचे डैम में बैठती रहेगी और दूसरे जीवाणु उसको खाते रहेंगे। ये होता है केज कल्चर। और जब भी आपको हार्वेस्टिंग करनी हो, मछली उसके अंदर ही है, आप उस केज को किनारे पर लेके आइए, आप उसमें से हार्वेस्टिंग कर लीजिए। ये होता है केज कल्चर। एक और होता है रेजबे। रेजबे में क्या करना पड़ता है, करीब 10% ज़मीन में एक टैंक बनाया वो जाता है, लंबा सा टैंक 10%। और 90% में छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं। और उसमें एक तरफ से पानी जाता है, दूसरी साइड से निकलता है। जो दूसरी साइड से निकलता है वो कई तालाबों से होता हुआ फिर से लास्ट में सेटलिंग, जो एक टैंक कह लीजिए या तालाब, उससे उठाकर उसी पानी को डाल दिया जाता है। जब पानी, आपको पता है, गंदगी नीचे बैठती है और 98% मछलियों को
रेस भी जो अब टैंक है उसमें डाल, बाकी 2% फिश को उसमें डाल, उसमें फीडिंग नहीं कराई जाती। उसमें ऐसी मछलियाँ डाली बो जाती हैं जो उस गंदगी को खा लें, और बाकी इनको फीडिंग कराई जाती है। ये होता है रेस भी। ठीक है, तो सबसे पहले तालाब कल्चर, तालाब का जिनके पास ज़मीन पर्याप्त है, पानी पर्याप्त है, वो तालाब कल्चर की तरफ जाएं। उसमें तालाब भी 2 प्रकार के होते, एक तो होते प्राकृतिक तालाब जो जो बहुत पुराने हो चुके, उसमें फीडिंग भी बहुत कम करानी पड़ती है, क्योंकि उसमें एल्गी, प्लांटम्स वगैरह बहुत चीज़ उसमें ऑलरेडी डेवलप होती, मछली के लिए पर्याप्त भोजन होता है, तो हो जाता है। और जो आर्टिफिशियल तालाब अपन तैयार करते हैं, उसमें शुरुआत के दिनों फीडिंग करानी पड़ती, उसमें भी आपको तरीका आता हो तो उसमें भी प्राकृतिक फीड तैयार हो जाता है, बाहर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और तालाब कल्चर के लिए मुझसे ज़्यादा सबसे बढ़िया आप फिशरीज डिपार्टमेंट जाएं, मछली विभाग जाएं, वो आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे, फ्री में देंगे, आपको समय समय पर हेल्प करेंगे, सीड भी देंगे। बिल्कुल, इसके लिए मैं जिस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ उसी में बात करता हूँ। अब आ गया आपका, और केज कल्चर तो आपने समझ, अब आप RAS और बायोफ्लॉक की तुलनापन करके देख लें। ठीक है, दोनों में टैंक बनते हैं, दोनों में ड्रेनेज बनता है। इसमें बायोफ्लॉक के लिए आपको टैंक की ज़रूरत पड़ेगी। मिनिमम साइज़ जो आप 10,000 लीटर का जो टैंक होता है वो मिनिमम है, सबसे छोटा। कुछ लोग 5,000, ये 3 वगैरह, भाई बिल्कुल मत लगाइए। बायोफ्लॉक में वैसे ही ग्रोथ कम आता है, ये मैं बताने वाला हूँ भी आगे। और छोटे टैंकों में तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। मिनिमम साइज़ है 10,000, ये स्टार्टिंग है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टार्टिंग है। उसके बाद आप कितना भी बड़ा टैंक बना सकते हैं, अगर आप उसका ड्रेनेज और स्लोप मेंटेन कर सकें। और मेरे ख्याल से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, मेरे पास तो कोई 10,000 का टैंक ही नहीं, मैं आपको बताऊं। मेरे पास 13, 14, 15,000 तक के टैंक हैं, 25,000 के हैं, 30,000 के हैं, और 18 से 20,000 के। तो जितना थोड़ा साइज़ अच्छा होगा, उसमें ग्रोथ अलग अलग मछली के हिसाब से आप टैंक यूज कर सकते हो, उसमें ग्रोथ का फ़र्क भी पड़ता है टैंक के साइज़ से। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 50,000 तक का टैंक बना लें, और बहुत आप अगर बहुत हो तो 1 लाख, इससे आगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जितना बड़ा टैंक होगा उसको मेंटेन करना, संभालना उतना मुश्किल होता है। आप पहले एक्सपर्ट बन जाए, फिर कितना ही बड़ा कर लें। ये बायोफ्लॉक कोई नई टेक्निक नहीं है, ना RAS। बायोफ्लॉक अपने इंडिया में, साउथ में कई जगह पर, श्रिम्प फार्मिंग में कई जगह पर यूज होता है। बड़े अच्छी तरीके से वो लोग सालों से कर रहे हैं उसका कल्चर, और विदेशों में भी कई जगह पर कर रहे हैं। इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुई कि लोगों ने उसको अच्छे से समझना नहीं, ये नहीं किया, और बहुत जल्दी उस पर ज्ञान देने लगे, और इनको बहुत जल्दी उस पर ज्ञान देने लगे, और समझा नहीं कि इंडिया का टेम्परेचर है कैसा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, यहाँ के पानी की रिक्वायरमेंट क्या। सिर्फ सीधा यार ये तो बहुत मार्जिन वाला काम है, इसको करो करो करो। और मैं कहता हूँ बायोफ्लॉक के लिए सबसे पहले तो आप एक अच्छी सी ट्रेनिंग ले लें, फिर एक कल्चर निकालेंगे, आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे। चलिए, सब बातें ये अपन बाद में बुक करेंगे। तो संडे है, दोस्त लोग आ चुके हैं, वीडियो कब कंप्लीट में करूँगा यार। हाँ। तो फिर तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बायोफ्लॉक होता किन के लिए कैसे। देखिए, अपन छोटे टैंकों में जब हाई डेंसिटी में फिश करते हैं, तो आप उसमें फीड दोगे तो उसका स्लज निकलेगा, उसका बेस निकलेगी, मछली की उसको बोलते हैं पॉटी निकलेगी। अब उसके 2 इलाज होते हैं। RAS में उसको फिल्टर कर दिया जाता है, उसको फिल्टर मतलब एक तरह से उसको अलग करके ड्रेन कर दिया जाता है। ये सिस्टम होता है बायो, और पानी को दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। बायोफ्लॉक में बैक्टीरिया के थ्रू, ऐसे बैक्टीरिया जो उस स्लज को कन्वर्ट कर सकें, एक तरह से बोले तो फीड में ही
या बायोलॉजिकल प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकें। उसमें वो, क्योंकि आपको पता होगा फिश जो होता है, फिश क्या सभी लोग, कोई भी जीव होता है, कभी 100% खाने को कंज्यूम नहीं करता। 25 से 30% कंज्यूम होने के बाद वो बकाया का आपका वेस्ट निकल जाता है आपके पॉटी के थ्रू। और बायोफ्लॉग में वो चीज़ आपकी दोबारा काम आती है। मछली 100% कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती, फिर दोबारा ऐसा होता तो बार बार। कुछ उसमें जो आपका बैक्टीरियल फ्लॉग होता है वो कुछ उसमें से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट उसमें से खींच लेता है और फिर उसको ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर देता है जो मछली उसको दोबारा कंज्यूम कर लेती है। कुछ फिश ज़्यादा लाइक करती हैं उसको, कुछ फिश कम लाइक करती है। और ये फीड मैनेजमेंट का है चैप्टर कि जो फिश ज़्यादा लाइक करती हैं उनका फीड मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि आपके टैंक में फ्लॉग स्टेबल रहे, फ्लॉग आपका स्टेबल रहे। मेरे ख्याल से 15 से 20-25 ml आपके 20 ml के आसपास आपके टैंक में फ्लॉग है पर्याप्त। हाईएस्ट भी जाएगा तो 35-40 ml। 40 ml प्लस कभी फ्लॉग नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 40 ml होना चाहिए। मिनिमम हम कह रहे हैं 5 ml हो, 8 ml हो। अगर उसमें भी आपका वाटर पैरामीटर्स कंट्रोल है तो आप छोड़ दीजिए। तो इसमें बैक्टीरिया के थ्रू उस पानी को एक तरह से दोनों सिस्टम जो है वो वाटर प्यूरीफायरिंग है सिस्टम। एक में ड्रेन करते हैं, एक में उसको रीयूज करते हैं। इसमें उसकी स्लज को रीयूज किया जाता है, उसमें पानी को रीयूज किया जाता है। लेकिन आरएएस में बहुत सारा, पहले तो मैकेनिकल फ़िल्टर लगता है, फिर बायोलॉजिकल फ़िल्टर लगता है, फिर जो पानी में घुला हुआ प्रोटीन होता है प्रोटीन स्कीमर लगेगा, फिर बैक्टीरियल के लिए आपका फ़िल्टर्स लगेंगे, यूवी फिल्टर, मतलब मशीनरी बहुत ज़्यादा है और उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में फ़िश की रेट इतनी नहीं है कि आप उसको आरएएस में कर सकें, इसलिए ज़्यादातर आरएएस इंडिया में सिस्टम फेल नहीं है, इंडिया के लिए नहीं। अब जैसे कोई गाड़ी है, मानो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने इधर रोड अच्छे नहीं है तो उसको नहीं अपन इस्तेमाल करें, इसलिए महंगा पड़ता है। लाइट का कॉस्टिंग बहुत है ज़्यादा और लाइट का कट तो वो झेल ही नहीं पाता, ठीक है। और इतना सारा खर्चा करने के बाद आप अगर मछली को निकालेंगे और वो आपकी 100 रुपये, 120 रुपये या कुछ रुपए बिकेगी तो आपको कोई मार्जिन नहीं होगा, क्योंकि रास में वही मछलियाँ पाली बो जाती हैं जो घूमने वाली होती है फास्ट, क्योंकि उसमें पानी भी कंटिन्यू राउंड करता रहता है। सेंटर में स्लज से बाहर निकलता है, फिर उसको पहले मैकेनिकल फ़िल्टर, फिर बायोलॉजिकल फ़िल्टर, इस तरह से पूरा फुल सिस्टम होता है, ठीक। अब अपन आते हैं बायोफ्लॉग। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, मछली ने वेस्ट निकाली उसको रीयूज कर देता है, इसलिए इसमें एफसीआर कम होता है। एफसीआर मतलब फूड कन्वर्जन रेशियो। इसका मतलब हुआ कि मछली कितना दाना खाने के बाद कितना वेट गेन करती है। तो सबसे बड़ा बायोफ्लॉग का लाभ यही है कि इसमें एफसीआर कम आता है। लेकिन बायोफ्लॉग में ग्रोथ आपकी थोड़ी सी कम आती है, तालाब की अपेक्षा बहुत कम आती है ग्रोथ, ये रियलिटी है। लेकिन भाई ठीक है, आपका कल्चर 6 महीने कीजिए, 8 महीने जाएगा, 9 महीने जाएगा। अब आप बोलोगे साल में तो फिर एक कल्चर होगा, नहीं, साल में 2 ही कल्चर होंगे। इसी को तो ट्रेनिंग कहते हैं, यही तो मैनेजमेंट है भाई। आपके कल्चर, आपको अलग अलग टैंकों का अलग अलग प्रयोग करना होगा। आप साल में 2 फार्मिंग कर सकते हो, आराम से कर सकते हो 2 फार्मिंग। आपको उसका मैनेजमेंट आना चाहिए, वो आपको सिखाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि बायोफ्लॉग में फ़ायदा है, लेकिन जो लोग बढ़ा चढ़ा के उसको पेश करते हैं। अच्छा, बायोफ्लॉग में आपको लाइट की ज़रूरत एरिएशन के लिए आपको पड़ती है। एरिएशन के लिए टैंकों में आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। घंटे आधे घंटे 2 घंटे चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भी आप देखोगे फिर वो जो फ्लॉग और जो स्लज जो मिक्स होता है वो डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाएगा। फिर वो एरिएशन आपका उसको उठा पाता है कि नहीं, कितना आपका ताकतवर लगा हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। शुरुआत में पहले मैग्नेटिक आते थे पंप, फिर डायफ्राम स्टार्ट हुए पंप, आजकल रिंग ब्लोअर्स, रूट ब्लोअर्स तो बायोफ्लॉग के लिए बने ही नहीं। रिंग ब्लोअर्स लोग कहते थे अरे इसमें प्रेशर नहीं होता, ये काम ही नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया काम करते हैं।
मेरे इधर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। आज उनकी डिमांड डायाफ्राम पंप से भी अच्छी है, क्योंकि कमर्शियल स्तर पे आप जाओगे तो आपको रिंग ब्लोअर, जिसके पास लाइट की दिक्कत है, उनको बैकअप पे है चलाना, वो डायाफ्राम पंप, जहाँ लाइट की प्रॉब्लम नहीं है वो रिंग ब्लोअर्स का इस्तेमाल बिंदाज करें। बहुत अच्छा एरिएशन अच्छा होता है। लेकिन अलग अलग स्टेज में, छोटा बच्चा है, बड़ी मछली है, तो आपको इसका अलग अलग स्तर पर अलग अलग एरिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। आप मिक्स भी बना सकते हो, लाइट तो 24 आवर से ऐसा कर सकते हो। तो आज आप समझ गए होंगे कि नंबर 1 पे अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तो आप तालाब कल्चर कीजिए। फिर आपके पास अगर ज़मीन कम है, अब किसी के पास मानो छोटी सी जगह है, वो क्या करेगा? वो तालाब तो नहीं बना पाएगा। जैसे हमारा 14,000 स्क्वायर फीट का है एरिया, ये शहर के बीचों बीच है, तो इसमें हम तालाब हम है बनाए, कितना माल उसमें से वो निकाल पाएंगे? तो एक तरह से प्रैक्टिकल के लिए आप उसको समझ लो। और हमारे तरफ पानी की भी दिक्कत है, अभी हमें टैंकरों से है पानी डलवाया, तो इसलिए हम भी RAS छोड़कर बायोफ्लॉक की तरफ आए। और बायोफ्लॉक में लाभ है, बिल्कुल है, लेकिन जितना बताया वो जाता है थोड़ा उससे कम है। ग्रोथ थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन आप मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन फीड का खर्चा बहुत कम आएगा, आपकी बचत ज़्यादा होगी। जैसे केज कल्चर में अगर पंगास का 1.4 FCR आता है, इसका 0.8 आएगा, 600 ग्राम फीड बचेगा, तो बस आपका काम हो गया। भले ही आपका कल्चर 1-2 महीने आगे जाएगा, लेकिन आपको बचत एक्स्ट्रा देके जाएगा। ठीक है। और जहाँ तक लोग कहते हैं आप लोग तो सिर्फ ट्रेनिंग, सामान बेचना, ये वो करते वो रहते हो और फार्मिंग नहीं करते। भाई हम फार्मिंग भी वो करते हैं, इसके बाद एक वीडियो में ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी कुछ काम बकाया रह गया है फार्म पे, जो भी हम चेंज वो करा रहे हैं, जितना हुआ है उसका अपडेट हम आपको डाल दें। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी फार्म पे काम चल रहा है, बहुत कुछ चेंज होने हैं, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। बाकी जो चेंज अभी हो चुका है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा तालाब था, तो इसमें आप देख रहे हो साइड में बीम डाल दी गई है, क्योंकि इसमें साइड में एकदम स्लोप है, तो चलने में दिक्कत आती थी। 2-1 बार तो तालाब में हम भी चले गए। ठीक है। तो ये पीछे से इन सभी टैंकों में कल्चर चल रहा है। और एक सवाल बार बार आता है, अभी तो सब फैला पड़ा है, मैं आपको कुछ दिन बाद जब सब कुछ फुल सेटल हो जाएगा तब मैं आपको इसका फुल रिव्यू दूंगा पूरे फार्म का। अभी भी चलिए दे देता हूँ। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये 18,000 वो लीटर के टैंक हैं। इसमें रिंग ब्लोअर प्लस डायाफ्राम पंप दोनों से एरिएशन हो रहा है। ये तीनों टैंकों में कल्चर पीछे की साइड हो रहा है। और सवाल ये था, लोग बार बार बोलते हैं कि ये लोग तो ट्रेनिंग के पीछे पड़े हैं, सब इन्हें ट्रेनिंग से है मतलब, और इन लोगों को फार्मिंग नहीं करते ये लोग बार बार। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ फार्मिंग होती है वो कैसी है। कुछ लोग नहीं करते होंगे, बिल्कुल कुछ लोग कर जाएगा। ये पीछे नया स्टोर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। सारा फार्म का कुछ सामान वगैरह सब कुछ स्टोर होता है, और ये पूरा फीड स्टोर है, हर साइज का फीड इसमें स्टोर है। और देख सकते हो पूरी गाड़ी भर के यहाँ पे फीड पड़ा हुआ है। तो ये हम फीड भैया सेलिंग तो नहीं करते, तो कहाँ से आ गया है फीड? तो ये फीड जो मैंने बोला था ना, अभी फुटकर में नहीं मिल रहा, गाड़ी आ रही है, तो ये फीड आ चुका है। तो भाई ये कमर्शियल फार्मिंग ही हो रही है। तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो लोग करते हैं भाई, तो हम डाल देते हैं। बाकी हमारा मेन काम फार्मिंग ही करना है। और ये बहुत पुराना फार्म है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हो सब में कल्चर चल रहा है। और चेंज जो हुए हैं वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। एक मिनट पहले अंदर चलते हैं। ये इधर रिंग ब्लोअर का है सेटअप, आप देख सकते हो। और ये डायाफ्राम पंप का,
ये दोनों फुल सिस्टम यहाँ चलते हैं। इन्वर्टर 1600 वाट का है लगा हुआ। ठीक, तो ये पूरा एक अलग से एरिएशन के लिए रूम तैयार कराया है। ठीक है, तो अब इसको चालू कर देते हैं। चलिए बंद ही रहने देते हैं। ये तारपुलिंग है पड़े हुए। चलिए अब, और अभी इन टैंकों की हाइट बढ़ाई गई है, प्लस इनके साइड में पिलर्स वगैरह थे। जैसे कि मैंने बताया है कई बार कि ये फार्म किसी और चीज़ के लिए बना था बाद में, तो बीच बीच में पिलर्स वगैरह थे, इनको सबको ठीक कर कर पूरा स्लोप वगैरह सही कर कर इनकी हाइट भी बढ़ाई गई है, इनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। और यही काम इस तरफ होना है। आप देख सकते हो इस तरफ भी ये आपको पिलर वगैरह भी दिखाई दे रहा है। बीच में से मछली को घूमने में दिक्कत आती है, तो मैंने देखा इससे ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ रहा था। तो इस तरह से तो सारे टैंकों का फिर से फुल साइड से आप देख सकते हो बिल्कुल स्लो सही कर दिया गया है हर चीज़। और ये कॉर्नर्स हमेशा 90 डिग्री नहीं होने चाहिए, आप उनको राउंड मार सकते हो। और ये इस तरफ का काम अभी ख़त्म हो चुका है। और इस तरफ भी ये सारी मछलियाँ भी 2-3 दिन में इस तरफ शिफ्ट होंगी। तब मैं इसका बॉडी वेट वगैरह सब आपको चेक करके दिखाऊंगा कि फिश का साइज़ क्या हुआ है, कितने महीने में कितना हुआ, क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें सब में आप देख सकते हो कल्चर चल रहा है सभी टैंकों में। और इस सब अभी सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये बड़ा टैंक है, इसमें भी कल्चर चल रहा है। ये एरिएशन जो भी चल रहा है ना, ये हमारा डायफ्राम वाला है। बस लाइट जाने पर ये इस्तेमाल होता है, बाकी उधर होता है। तो ये भी यही है, काम चल रहा है चारों तरफ। और कुछ दिनों में काम हो जाएगा ख़त्म। अब लॉकडाउन था तो करते क्या भाई, मैंने कहा काम ही वो करा लो फार्म पर। और इधर आप देख सकते हो जहाँ तक इंक्वायरी आती है ना रिंग ब्लोअर्स की, तो आप देख सकते हो हमारे पास हर वैरायटी के रिंग ब्लोअर्स होते हैं जो बायोफ्लॉग में इस्तेमाल होते हैं। और ये इम्पोर्टेड वाले हैं, ये चाइनीज़ नहीं है, ये मेड इन ताइवान है, और हर तरह का। और इसीलिए मैं बता पाता हूँ कि कौन सा काम का हर ब्लोअर्स को लगाकर टैंकों में डालकर कितने फिट में काम करेगा, ये सब कुछ चेक कर चुका हूँ। ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये 1/2 HP है, ये 1 HP है, ये 1.5 HP है, ये 2 HP है, और ये आपका 1 HP में डबल फैन वाला, डबल स्टेज वाला, ये 2 HP में डबल स्टेज वाला। और डबल स्टेज वाले सिर्फ 1 और 2 HP में ही आते हैं। और 2 HP के बाद अगर आप लोगे तो 3 फेज में आएगा। तो थोड़े बहुत नहीं है, पर्याप्त क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक होते हैं, चारों तरफ भरे पड़े हैं ये। और ये HJB 280 इधर भी पड़े हैं, नीचे भी पड़े हैं, ये 120 है। ये सारा सामान सैलिटी में भी मीटर भी आ गए थे ये आपका। और बाकी सब सामान क्वांटिटी में अवेलेबल है। और ये कुछ लोग कहते हैं आप ऐड करते हो, ऐड नहीं है, ये लोगों को जानकारी होगी वो कैसे कि मेरे पास सामान है। तो ठीक है, मैं कहता हूँ आपको जहाँ से सही रेट मिले आप ले सकते हो। रिंग ब्लोअर में एक चीज़ याद रखना, अगर लो क्वालिटी का रिंग ब्लोअर होगा तो वो आपका काम नहीं करता, उसका प्रेशर नहीं आता है। रिंग ब्लोअर्स हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि मेरे पास कई रिंग ब्लोअर्स ऐसे पड़े जिन्हें मैं सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो काम नहीं करेंगे। तो और ये पूरे फार्म पे पीछे तक काम चाल हो चुका है, और ज़्यादातर काम हो गया है फिनिश, थोड़ा बहुत और होना है। और पीछे जगह पड़ी है, यहाँ पर 1-2 तारपुलिंग टैंक का भी सेटअप हम जमा रहे हैं। वो सिर्फ डेमो के लिए, क्योंकि आपको पता है सीमेंट टैंक में बेहतरीन होता काम, वो दिखाने के लिए। अब किसी को तारपुलिंग टैंक ही बनाना है तो उस पर। और ये आजकल चल रहा है कि इतने GSM का इतने का तारपुलिंग मिलेगा, उस पर मैं खुलासा कर दूँगा GSM क्या होता है और लोग फ्रॉड किस तरह आपके साथ करते हैं, क्योंकि इसमें फ्रॉड ही होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि GSM क्या है, क्योंकि उसके आप तारपुलिंग काट के 1 मीटर का तो वेट नहीं करोगे। मैं आपको बता दूंगा इतने GSM का वेट इतना होता है, बात वहीं हो जाएगी ख़त्म। ठीक दोस्तों, ओके। तो अभी तो यही है। और एरिएशन पे फुल डिटेल में किस तरह लगाना है, किस तरह करना है,
ये मैं आपको एक वीडियो और नई सीरीज जो चालू हो रही है उसमें सब कुछ ऐड कर दूंगा। ओके दोस्तों।